नमस्कार, मैं हूँ नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। और अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। आप हमें अपने सुझाव वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस कमेंट्री में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की कमेंट्री में। नमस्ते। सर, कल प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली। आज उनके मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया। क्या बड़े चेंजेस आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हम इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, पोर्टफोलियोज भी अलॉट हो गया, अभी भी अलॉट हुआ है। जी, तो बिग फोर में उसमें तो चेंज नहीं है। होम अमित शाह रहेंगे, राजनाथ रक्षा मंत्री रहेंगे, निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे और जयशंकर फॉरेन रहेंगे। जी, चेंजेस मैं देख रहा हूँ, देखिए एक मनसुख मांडविया जो पहले हेल्थ देख रहे थे, जी, उनको स्पोर्ट्स दिया गया है। वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन रहे हैं। इसका मतलब जो इंडिया का जो बिड है ओलंपिक्स 2036 का, जी, जो प्रधानमंत्री बार-बार ज़िक्र किया है, वो अभी सीरियस एफर्ट होगा। क्योंकि स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, उसके लिए तैयार करना, क्योंकि अभी हम दो दो 24 में हैं और 12 साल है। सो 12 साल में क्या-क्या करना है, ये सीरियस लग रहा है। और दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है, किरण रिजिजू, उनको 2 विभाग मिला है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैंडल करेंगे जी, और माइनॉरिटी अफेयर्स। अब किरण रिजिजू का काम ज़्यादा होगा, क्योंकि सरकार की संख्या पार्लियामेंट में अलाइस के साथ है, तो काफी तालमेल रखना होगा। ऑपोजिशन को भी डायलॉग में एंगेज करके पार्लियामेंट सेशन स्मूथ रखने के लिए ये है। और जी, अश्विनी वैष्णव को सूचना और प्रसारण की मंत्री दिया, पोस्ट दिया गया, यानी INB, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, और कम्युनिकेशन चला गया ज्योतिरादित्य। और दूसरा मैं देख रहा हूँ कि मनसुख मांडविया और भी देख रहे हैं, दूसरी बात भी देख रहे हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जी, इसका मतलब जॉब क्रिएशन को लेकर जो बहस रही लोकसभा चुनाव में, उसका भी इसमें असर है। क्योंकि मनसुख मांडविया जो है, डॉक्टर मनसुख मांडविया, वो एक प्रकार से वर्कहॉर्स हैं, पीएम के बड़े फेवरेट हैं। जो काम आपको देखा होगा हेल्थ में, जब इनको हटाया गया था, कि हर्षवर्धन को हटा के इनको लाया था कोविड कार्यकाल के समय, तो वो ये करेंगे। और मैं दूसरा देख रहा हूँ कि CR पाटिल, जो गुजरात के ये है, उनको वाटर रिसोर्सेज दिया गया, इसमें भी ज्यादा काम एक्सपेक्ट करेंगे। और जी, CR पाटिल का वही एक्सपर्टीज है जो अमित शाह का है, जी, जी, इलेक्शन मैनेजमेंट वगैरह वगैरह करते हैं CR पाटिल। और केवल बिहार की लिया जाए तो अलाइस की बात करें, तो अब आप देखेंगे इसमें जीतेराम मांझी, जी, उनको एक अच्छा पोर्टफोलियो मिला है, यानी MSME, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री। बिहार में भी काफी मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उसको ये करने उनको दिया। और राजीव रंजन सिंह, यानी अपने ललन सिंह जो नीतीश के खास है, जी, उनको जी, पार्लियामेंट लेवल पे उनको पंचायत राज और फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डायरी मिला है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है। देखिए, ये सारे मिनिस्ट्रीज नॉन सेक्सी है, मतलब, लेकिन जो ग्राउंड पे काम करने वाली मिनिस्ट्रीज है। जी, 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 और कुमारस्वामी को स्टील और हेवी इंडस्ट्रीज मिला है, वो भी इंटरेस्टिंग है। और मनोहर लाल खट्टर को जो दिया गया है, पावर दिया गया है। जी, देखिए, पावर इज अनदर इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री जो खट्टर को दिया गया है, उनके साथ हेवी इंडस्ट्री भी है। वैसे पीयूष गोयल कॉमर्स इंडस्ट्री देख रहे हैं, कोई खास चीज नहीं। और ऑफ कोर्स कृषि मंत्री, हमारे नए कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और रूरल डेवलपमेंट भी उनके पास ही है, यानी एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट फिर एक ही फोकस में आ गया है। वो भी एक इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मनोहर बिल्कुल। खट्टर, जैसे मैंने बताया, हाउसिंग और पावर दोनों उनके पास है, तो PM आवास योजना वगैरह इन्हीं की काम होगा। तो उस पे और तेजी, गति, और जो बार बार कहते हैं PM, स्केल, स्पीड और स्किल, दोनों की जी, आवश्यकता होगी। सर्बानंद सोनोवाल पोर्ट्स और शिपिंग चले गए। जी, और वीरेंद्र कुमार जो है हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर रहेंगे। जी, सिविल एविएशन TD को दिया गया, जैसे स्पेकुलेशन पहले भी हो रहा था, हुँ, ये राम मोहन नायडू करेंगे। वैसे प्रहलाद जोशी पार्लियामेंट्री अफेयर्स से उनको ये दिया गया, कंज्यूमर अफेयर्स और ये।
जुअल ओराम उड़ीसा के हैं, ट्राइबल अफेयर्स देखेंगे, और गिरिराज सिंह हमारे बिहार के हैं, वो टेक्सटाइल दिया गया है। भूपेंद्र यादव विल कंटिन्यू एज एनवायरमेंट मिनिस्टर। जयंत चौधरी को एमओएस, उनको काफी चीजें हैं, देखिए इंडिपेंडेंट चार्ज उनके पास ये दिया गया है, जी 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 स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, ये जी उनके जी इंडिपेंडेंट चार्ज है। और एमओएस है एजुकेशन में भी, जी। वो उनके अंडर काम करेंगे। अर्जुन मेघवाल कंटिन्यू करेंगे, लॉ मिनिस्टर रहेंगे, दलित नेता हैं। किस तरीके से आपको लग रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है पोर्टफोलियो का वो सटीक बैठता है मोदी के एम के हिसाब से? हालांकि आपने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, ऑलमोस्ट एवरी मिनिस्टर के पोर्टफोलियो को एक्सप्लेन किया कि उनको उनके पास ये टास्क होगा, उनके पास ये टास्क होगा। आपको लगता है कि इससे बेटर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता था? नहीं, मुझे मेरा चिंता केवल शिक्षा मंत्रालय को लेकर है, जी क्योंकि हमने जो पहले भी सुना था, धर्मेंद्र प्रधान इतने इंटरेस्टेड नहीं थे उस मिनिस्ट्री में, जी क्योंकि शिक्षा मंत्रालय काफी नेग्लेक्ट रहा है पहले से। पहले स्मृति ईरानी के पास प्रकाश जावड़ेकर थे, वो काफी मैनेज किए, लेकिन उसके बिल्कुल। बाद धर्मेंद्र प्रधान, एक जो ये रही है, मतलब मैं कह सकता हूँ खुल के कि कमी रही है कि मोदी सरकार ने शिक्षा पर मिनिस्ट्री लेवल पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए। और क्योंकि मुझे पता है कि धर्मेंद्र प्रधान इतने इंटरेस्टेड नहीं है उस मिनिस्ट्री में, तो आपको ऐसे ही लोगों को लाना चाहिए जो उस मंत्रालय में ज्यादा, ये मुझे थोड़ा। एक और बात कहनी थी, देखिए अमित शाह तो होम मिनिस्टर रहेंगे, लेकिन उनके अंडर देखिए होम मिनिस्टर बंटी संजय भी कुमार आ रहे हैं। जी बंटी संजय कुमार तेलंगाना के स्टार थे एक समय, लेकिन पिछले बार उनको बीजेपी अध्यक्ष पद से हटा के किशन रेड्डी को बनाया था, जो एक कारण बताया गया था कि बीजेपी और अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती थी अगर बंटी संजय कुमार कंटिन्यू करते। जी उनको जी भी होम में रखा है, और साथ में नित्यानंद राय भी है हमारे बिहार के, नित्यानंद राय भी रहेंगे बिहार के, तो जी होम जी। में दो हो गए। और सर अभी आप एजुकेशन की जो बात कर रहे थे ना, उसमें जयंत चौधरी आए हैं एमओएस बन करके। क्या आपको लगता है कि जयंत चौधरी जो उनके प्री अलाइज जो थे, समाजवादी पार्टी वगैरह, ये सब लोग बहुत हंगामा करते थे कि पेपर लीक को बंद किया जाए और बड़े अच्छे ठोस कानून बनाए जाए। क्या जयंत चौधरी उन सारे इश्यूज को लेकर के, अभी युवाओं के इश्यूज को लेकर के और खास करके स्टूडेंट्स को इशू को लेकर के, पेपर लीक के केस को लेकर के, इन सब चीजों पे सीरियस होकर के कुछ ना कुछ जो रिफॉर्म्स हैं वो पुश करेंगे? देखिए दो तीन चीजें, और ये सेंट्रलाइज एडमिशन टेस्ट, सेंट्रल सीईटी जो बोल रहे, सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट, जी नीट को लेकर भी इस बार काफी सवाल आया है कि नीट की इवैल्यूएशन को लेकर, और जेई को भी लेकर कुछ सवाल आए हैं। जी जो नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी की भी काफी स्क्रूटनी हो रही है कि कैसे फंक्शन कर रहा है, ये सब धर्मेंद्र प्रधान और उनके सहयोगी मंत्री और एक एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। मुझे तो लगता है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी रहेगी। अच्छा, जी सुरेश गोपी आज दिन भर उनके लेकर जो खबर चली कि वो फिल्म एक्टिंग जाना चाहते हैं, वो कैबिनेट, तो वो सारा तो बिल्कुल खंडन हो गया वो खबर। और उनके पास दो चीजें हैं, पेट्रोलियम भी है और जी टूरिज्म भी है। और हमारे गडकरी विल हैव टू एमओएस ट्रांसपोर्ट के, एक अजय तामता है उत्तराखंड के, और एक हमारे हरीश मल्होत्रा जो पूर्व दिल्ली के सांसद हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक है रवनीत सिंह बिट्टू। बिट्टू के खास करके मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए जाने पे कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही बहुत ज्यादा चर्चा उस पे शुरू हो गई और लोगों ने अटैक करना चालू कर दिया कि ही वाज रिजेक्टेड बाय द पब्लिक बट गवर्नमेंट इज रिवॉर्डिंग हिम फॉर व्हाट रीजन? तो इस पे आपका क्या कहना है सर? नहीं, देखिए वो क्योंकि वहां से आए, और कांग्रेस से ये इधर आए, जी और पंजाब में बीजेपी इस समय कई फेसेस को सामने कर रही है आने वाले ये चुनाव के लिए भी। देखिए, और अभी 22 में पंजाब चुनाव हुआ, तो फिर 27 में हो जाएगा असेंबली चुनाव। जी तो दे वांट टू ग्रूम सम ये लीडर्स। देखिए, कुछ तो अमरिंदर सिंह के साथ कुछ लोग आके बीजेपी में शामिल हुए। जी ये चाहते हैं कि इस बार थोड़ा इसको ये करना चाहिए। बिट्टू बिट्टू तो जो आए इधर, वो भी बड़ी बात है, और उनको रखना चाहते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देकर पंजाब की फ्यूचर लीडरशिप। मतलब जो कांग्रेस से आए उनमें से एक है जिनको आगे डेवलप करना चाहते हैं, ये बेन सिंह के ग्रैंडसन है। तो जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री बेन सिंह, जी सिद्धार्थ बेन सिंह की ग्रैंडसन है, ये इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है कि
क्योंकि बीजेपी की लीडरशिप जो पंजाब में है ज्यादातर हिंदू लीडर्स हैं, जी सो दे जी आर जी लुकिंग फॉर सम सिख फेसेस। जी जी। सर मुझे एक एक गुत्थी सुलझाइएगा इस बात की। सबसे पहले तो कमेंट करता चलूं मैं कि रवनीत सिंह बिट्टू बस 1 साल पहले कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे और आज मोदी गवर्नमेंट में मिनिस्टर है। कांग्रेस से वो छोड़ के आप गए, आपसे छोड़ करके बीजेपी में आए, बीजेपी में चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद हार गए, हारने के बाद भी मिनिस्टर बन गए। लेकिन जो अभी अभी बात करते करते मेरे दिमाग में एक बात चौंकी, जब आपने सिख लीडर और हिंदू लीडर की बात की, तो जितना कोहराम पंजाब में और सिखों के अगेंस्ट कांग्रेस ने मचाया, और ये तो सब डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने मन से बना के बोल रहे हैं या आरोप लगाए हुए बोल रहे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया इंदिरा गांधी ने, और उस पार्टी ने खास करके इतना कत्लेआम मचाया, उसको पंजाब में भर भर के वोट मिलते हैं। और जो मोदी बेचारा कोशिश करते रहता है कि सरदारों को, सिखों को, उनको उचित सम्मान दिया जाए, उनके सारे गुरुओं के पास जाकर के मत्थे टेकता है, सब कुछ करता है, उसके खिलाफ ऐसा लगता है कि जैसे इनको मौका मिले, अगर बीजेपी और राइट विंगर्स को थप्पड़ मारने का मौका मिला था, मार ही दिया एक बंदी ने, तो उस तरीके से ये कुछ भी कर दे। पीएम भी जब गए थे तो आपने देखा था, रोड ब्लॉक किया था, मुश्किलें खड़ी की थी, बड़ी सारी ड्रामेबाजी होती है। तो ये कुछ चक्र समय कैसे बदला है सर? क्या नैरेटिव बदला है पंजाब में कि मोदी आज तक अपनी 2002 के दंगों के टाइम पे लगे हुए दाग को भुला नहीं पा रहे, ठीक नहीं कर पा रहे, और उधर इतना बड़ा कत्लेआम, स्पॉन्सर्ड कत्लेआम करवा करके भी कांग्रेस वहां पे सरकार बना रही है और सब कांग्रेस के साथ है। इस पे एक जवाब दीजिए सर हमारे दर्शकों को। देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू को लाना ही एक बड़ा कारण, यही भी कारण है। हिज ग्रैंडफादर बेन सिंह वाज किल्ड बाय सिख मिलिटेंट्स, बाय टेररिस्ट। तो उनको लाना मतलब एक परिवार से ला रहे जो मतलब ये सैक्रिफाइस। और आज जब टेररिज्म वहां पे, टेररिज्म और मिलिटेंसी, ये दोनों को लेकर काफी चिंता हो रही है कि क्या दोबारा वहां पे मिलिटेंसी को प्रोत्साहन करने का कारण और उसकी दोबारा रिवाइव हो रही है क्या। इस ऐसे समय में इस तरह के लीडर्स को एनकरेज करना, उनको इम्पोर्टेंस देना, और बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की अप्रोच यही रहेगी। बीजेपी पंजाब में हो सकता है चुनाव में ज्यादा सक्सेसफुल ना हो, लेकिन पंजाब को फ्यूचर को लेकर, पंजाब की सुरक्षा को लेकर, पंजाब की विकास को लेकर, पंजाब किसान को लेकर इसमें बड़ी कमिटेड है। ये मैसेज देने के लिए मुझे लगता है पंजाब से ये किए। देखिए, अभी सामने तो एक चॉइस था कि या उनको लेते, जो डिफीटेड कैंडिडेट से लेना, तो अमृतसर से वो थे जो एम्बेसडर रहे, अमेरिका में एम्बेसडर जी रहे, जी 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 मतलब डिफीटेड कैंडिडेट को देना है तो उनको दे सकते, लेकिन जी। बीजेपी को देना मुझे लगता है एक अलग मैसेज जा रहा है। ठीक है सर, एक सवाल और उठ रहा है स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन पे। हरियाणा में 5 एमपी से 3 मिनिस्टर बन गए, महाराष्ट्र में 6 मिनिस्टर बन गए, बिहार से भी बड़े भर भर के आए हैं। आपको क्या लगता है कि एक स्टेट से अगर आप 3 मिनिस्टर बना देंगे 5 सांसदों में से, तो क्या आपको वोट ज्यादा मिल जाएगा अगले 6 महीने में? और ये मिनिस्टर किस तरीके से वोट को प्रभावित करते हैं, ये एक बार हमारे दर्शक आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, मिनिस्टर का मतलब वो इंडिविजुअल के नहीं है, जिस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आज महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में एक मराठा फैक्टर है, एक ओबीसी फैक्टर है, एक दलित फैक्टर है, और महाराष्ट्र चुनाव में जा रहा है। अभी अक्टूबर में जाएगा, मतलब अभी जून में हम, और 3-4 महीने में आप देखेंगे माहौल वहां गर्म हो जाएगा फिर विधानसभा चुनाव के लिए। ऐसे समय में ये बैलेंस ही करना पड़ रहा है। देखिए, आप शिवसेना जो एकनाथ शिंदे के, वो भी कह रहे हैं भाई हमें कोई कैबिनेट बर्थ नहीं मिला। एनसीपी ने कह दिया भाई हमें एमओस नहीं चाहिए, प्रफुल्ल पटेल ने मना कर दिया। जी अच्छा, वहां पे महाराष्ट्र में आपको पार्टीज को भी मैनेज करना है, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन भी मैनेज करना है। इस बार आप देखेंगे हेवीली लोडेड इन फेवर ऑफ दलित और ओबीसी और एसटी, कई जी ट्राइबल मिनिस्टर्स हैं। तो इसका पर्पस यही है कि अभी एक देखिए, मंत्री इंडिविजुअल स्वयं क्या करेंगे वो नहीं है, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स ऐसी हुई है, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में फलाना कम्युनिटी को आप दो तो ज्यादा वो कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन हो रही है करके उस कम्युनिटी के लोग महसूस करते हैं। सर, ऐसा था तो और ज्यादा वुमन को मिनिस्टर्स बनाया जाना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सुन रहे हैं सर कि बीजेपी इस बार ये सोच सकती है कि किसी महिला को प्रेसिडेंट बनाए। अभी कार्यकारी बनाएगी, फिर रेटिफिकेशन के बाद और जब बाकी स्टेट्स में इलेक्शन हो जाएंगे तो शायद वो कंटिन्यू हो जाएंगे। नहीं, देखिए, अभी तो ये गवर्नमेंट सेटल होने के बाद भी सोच होगा, क्योंकि अभी स्पीकर की भी बात है, लोकसभा स्पीकर। जी
लोकसभा स्पीकर बड़ी क्रूशियल पोस्ट है, क्योंकि मेजोरिटी नहीं है तो बीजेपी वो पोस्टर रखेगी। तो कौन बनेगा स्पीकर? पहले चल रहा था नहीं ये मांग रही है, टीडीपी भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि पहले उनकी जीएमसी बालयोगी हुआ करते थे, जो बाद में हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी। जी जी जी। अब देखिए, एक अलय को ऑलरेडी ये दिया गया, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरवंश है, हरवंश जेडीयू को बिलोंग करते हैं, स्पीकर बीजेपी के होंगे। इसमें दो नाम, मेरी जानकारी में दो नाम चल रहा है। एक है भर्तृहरि महताब, जो जो बीजेडी के सांसद थे, लगातार 3 लोकसभा में रह चुके। अब इस बार वो बीजेपी के सांसद के रूप में चुने के आए कटक कंस्टिट्यूएंसी। वो एक्टिव पार्लियामेंटेरियन रहे, कई पार्लियामेंट्री कमिटीज में ये किए और हाउस पे भी बहुत सक्रिय रहे। उनका नाम चल रहा है। और दूसरा जो है वो पुरंदेश्वरी, जो आंध्रा से इलेक्ट होके आए हैं और यूनियन मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट, पर बीजेपी में आए और इस बार चुनाव जीते। एंड शी हैपेंस टू बी सिस्टर इन लॉ ऑफ अपना चंद्रबाबू नायडू। शी इज ऑल्सो डॉटर ऑफ एनटी रामाराव जी। और पुरंदेश्वरी और ये अपने चंद्रबाबू नायडू वाइफ आर सिस्टर्स। तो साउथ से अगर कोई पोस्ट देना है तो, और बीजेपी का ही देना है और स्पीकर का देना है, तो हो सकता है उनका नाम फॉर सामने आ सकता है। लेकिन स्पीकर तभी होगी जब हाउस मिलेगी, तभी यह बात आगे बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, इससे आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। कल के शपथ ग्रहण समारोह के समय ही जम्मू कश्मीर में रियासी नाम की जिले में एक भयंकर आतंकवादी हमला हुआ और ये हमला, हालांकि फारूक अब्दुल्ला और बाकी सब नेताओं ने इस तरीके से कह करके साफ साफ मना कर दिया है कि ये हमले का शपथ ग्रहण समारोह से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जो टाइमिंग इस तरीके थी उस पर सवाल उठाया जाने लगा 2-3 वजहों से। खास करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को या पाकिस्तान के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को कल के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया था। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था। ये करना क्या चाहते थे? आपको कुछ इसमें दिख रहा है? और इसके बाद का जो मोदी का हमेशा रहता है एक्शन की तैयारी, वो एक्शन की तैयारी कहीं आपको कुछ भी भनक मिल रही है कि कुछ एक्शन की तैयारी हो सकती है? देखिए, ये इससे ज्यादा बड़ा फैक्टर जो मैं समझता हूँ, ये इस आतंकी हमले के कारण हो सकता है, क्योंकि सितंबर में वहां पे विधानसभा चुनाव होने की तैयारी हुई जी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डेडलाइन फिक्स किया वहां पे विधानसभा चुनाव के लिए, वो सितंबर है। जी। ऐसे समय में जब काफी शांतिपूर्वक ढंग में आपका अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, लोगों की पार्टिसिपेशन भी काफी अच्छी रही, मतलब आप इस तरह पार्टिसिपेशन बहुत समय के बाद जी जी। कश्मीर घाटी में और जम्मू में तो पहले भी अच्छी थी, इस बार भी जम्मू में अच्छी हुई है और कश्मीर घाटी में अच्छी ये हुई है। मुझे लगता है ये एक प्रकार से मैसेज है उस इलेक्शन प्रोसेस को डिसरप्ट करने के लिए। अगर नॉर्मल सी आ रही तो वो कर रहे हैं। साथ में जो बाकी कारण आपने दिखा, एक कल मोदी के तीसरा टर्म जब शुरू हो रहा है, सरकार की शपथ ग्रहण हो रहा है, ऐसे समय में ठीक उसी समय जैसे ही वो शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो रहा था, ये हेडलाइन ज्यादा बढ़ गई कल, ये आपने देखा होगा। और ये कारण हो सकता है। और दूसरी, आपने क्रिकेट मैच की जिक्र की, देखिए ये सारे जो कर रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स ही कर रहे हैं, बट एक फैक्ट जो है जो सामने आ रहे हैं, इस बार जो मॉडर्न वेपन्स जो आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के मिलिट्रीज यूज कर रहे हैं, ये हमारे लिए चिंता है। इसका फिर बड़ा क्लियर हो रहा है कि भाई पाकिस्तान की जो एजेंसीज आए सिक्योरिटी, उनकी जो इंटेलिजेंस आईएसआई टाइप एजेंसीज, इसको पूरे किसी तरह इन्फिल्ट्रेट करके इस तरह की गनमैन को अंदर भेज रहे, टेररिस्ट गनमैन को, ये हमारे लिए चिंता है। और बस ऐसा एक घटना था, ये पिलग्रिम्स एक मंदिर से वापस आ रहे थे, ऐसा एक रास्ता था, बड़ी केयरफुल ड्राइविंग की जरूरत है, वहां पे ड्राइवर को मार दिए तो कंट्रोल किया, गाड़ी जाके गिरी एक गड्ढे पे, गोर्ज में जी। तो और इसमें बच्चे भी मारे गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है अभी क्या है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव एक प्रकार से नॉर्मलसी दे देगा, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हो जाएगा, इसका मतलब जो फुल फ्लेज राज्य की जो दर्जा है वो फिर वापस आ जाएगा जम्मू कश्मीर। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे चीजें मिलिटेंट्स और उनके पीछे जो ताकतें वो नहीं चाहेंगी। सर, इस बीच ऑपोजिशन का क्या आगे का रोड मैप रहेगा? क्योंकि सरकार का रोड मैप तो बिल्कुल क्लियर है,
कि 125 दिन तक पहले इनको विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अपना पूरे 5 साल का प्लान तैयार करना है। और आज से ही काम चालू हो गया, कैबिनेट की मीटिंग से लेकर के सब कुछ, मतलब इनफैक्ट मैं कहूँ तो कल से ही ब्रीफिंग, मीटिंग, और हमने पीएमओ के स्टाफ की भी ब्रीफिंग देखी। पीएम ने किस तरीके से उनके लिए आगे का रोड मैप रखा, किस तरीके से उनको एनर्जाइज किया, सब कुछ किया। विपक्ष अभी इस वक्त कहाँ बैठा हुआ है? और ये जो आपने कहा था कि हर दिन एक जेपीसी लेकर के आएंगे, तो वो जेपीसी की तैयारी हर दिन की तो नहीं देख रहा हूं मैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगा करके और कोई थ्योरी बना करके आगे करने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं नीरज जी। आप कल ही देखें, जैसे ये रियासी की घटना आई जी। जम्मू कश्मीर से, तुरंत राहुल जी स्वयं ये हो गए, भाई ये दिस प्रूव्स दैट दिस इज नॉट नॉर्मल। तो इसका मतलब भाई सरकार विफल हो गई है जी। सर, इसका मतलब वहां ठीक नहीं है जो सरकार कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे उनको मतलब मुझे तो लगा वो ट्वीट पढ़ के कि सरकार तो कल आ गई है और ये वाला आके स्पॉइल शो कर दिया, इसलिए हम खुश हैं। इस तरह की देखिए अप्रोच मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। जी। आने आने वाले समय में, क्योंकि कल मैंने देखा नीरज जी, क्योंकि बीजेपी की संख्या कम हो गई, कई जी। एनालिस्ट ज्ञान दे रहे थे भाई बीजेपी को क्या करना चाहिए, कैसे बदलना चाहिए, कैसे ह्यूमिलिटी लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ भाई कुछ ज्ञान कांग्रेस के लिए भी बचा के रखो। नहीं, वो कांग्रेस वाले ही तो दे रहे हैं ना। तो भाई फिर भी भाई सारा चैरिटी बिगिंस एट होम, तो आप सब कुछ बांट दोगे तो फिर क्या रहेगा ज्ञान। होल्ड कीजिए सर, होल्ड कीजिए। चैरिटी बिगिंस एट होम उनको नहीं आता है। वहां पे अरफा खानम शेरवानी, जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, और उस तरीके के कई ऐसे लोग हैं, श्रीमान राजदीप सरदेसाई भी हैं, इनके ट्वीट्स उठा के पढ़िए। 72 मिनिस्टर में एक भी माइनॉरिटी नहीं, मतलब रिजल्ट आने के पहले तक बोलते रहे कि बीजेपी को एक भी वोट नहीं देना है। मुसलमानों को समझ लीजिए कि अगर बीजेपी को वोट चला गया तो वो हराम हो जाएगा। और जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आते हैं और 5 दिन के बाद सरकार का गठन होता है, तो कहते हैं मुस्लिम एक भी मंत्री नहीं है। मतलब कहां से लेकर के आए ये लोग? और इतनी बोलने की, जैसे कहते हैं ना सर, एक दीन ईमान कहां से आता है अंदर से? नहीं नहीं, उनको कुछ पॉइंट आउट करना था। देखिए मैं कब बताऊं विपक्ष क्यों डिसअपॉइंटेड है। वो सोचे कि ऐसा जमकर लड़ाई होगी अलाइस और बीजेपी के बीच में, और अलाइस के अंदर भी काफी ये होगा जिससे सरकार गठन करना ही मुश्किल होगा, बिल्कुल। पोर्टफोलियो लेकर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए पहले जितने गठबंधन सरकार देखे उससे कहीं स्मूथ ही हुआ है, और आज लिस्ट आने के बाद मुझे लगता है कि काफी ये हुआ है, जितना हो सकते सब अलाइस को अकोमोडेट किया गया है। जी। हाँ सर, क्योंकि आपने पहले भी बताया था कि नंबर्स ऐसे आए हैं ना कि इसमें कुछ करने की गुंजाइश है नहीं। शायद 1% की गुंजाइश हो, लेकिन 1% की जो गुंजाइश है वो एक पार्टी के बाहर जाने की गुंजाइश है, और उससे सरकार गिरेगी नहीं। यहाँ तो ऐसी हालत है कि 2-2, 3-3 भी उठ करके चले जाएं इंडिया गठबंधन के पास, तब भी उनकी सरकार बनेगी नहीं। तो गुंजाइश ही नहीं है, नंबर ऐसे आए हैं। तो वो करेंगे क्या? मतलब खुश तो फिर भी होना है, जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस बोलते हैं, वो तो उनको होगा ही होगा। लेकिन ये किस तरीके की, मैं ज्यादातर आश्चर्यचकित था इस दोगलेपन पे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं नीरज जी। देखिए विपक्ष को भी मैं मानता हूँ, देखिए सरकार को तो कई सलाह दी गई है, भाई आप हम्बल हो जाओ, ओपोजिशन को एंगेज करो, उनसे बात करो, जो भी करो, ये करो वो करो, तो ठीक है, लेकिन ओपोजिशन के लिए भी सोचना है। जी। इतनी कसरत की बात, आपको मैंडेट तो नहीं मिला, जी। लोगों ने आपको नहीं चुना कि आप गवर्नमेंट सरकार बनाओ, आप ही बनाओ, कि आपके विकल्प के रूप में आपको हम देख रहे हैं, आ जाओ, वो नहीं बनाए। और दूसरी चीज क्या देख रहे हैं, अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी रिक्वेस्ट कर रही है रेजोल्यूशन की कि भाई राहुल जी आइए, विपक्ष के नेता बनिए। भाई ये मतलब ये पार्टी इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करके ऑन रिकॉर्ड जी। भाई पार्टी उनसे अनुरोध कर रही है, भाई आप आ जाइए, कमांड और वो संभालिए। वो कहते हैं कि सोचने का टाइम दो। जैसे रायबरेली में लड़ने के लिए भी निमंत्रण था, भाई आप आइए, आप ही करिए। जी। तो ये एटीट्यूड से भी देखिए क्या हो रहा है। मैं एक चीज देख रहा हूँ, कांग्रेस की संख्या बड़ी है, अपने बल पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगी, और अब प्रेशर आ रहा है भाई राहुल जी स्वयं बने, जी। ताकि राहुल जी पूरा इन्वॉल्व हो जाए पार्लियामेंट्री प्रोसेस में। ऐसा नहीं है कि फिर जैसे पहले कई बाहर जाते थे, कई ये थे, कभी पार्लियामेंट डिबेट में अटेंड करेंगे ना करेंगे ऐसा। क्योंकि अभी क्या है कि आपको अगर बिल्डअप करना है तो सीरियसली यू हैव टू बी इन द हाउस, इतना ये करेंगे
मुझे डाउट है, लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि ये बात एलओपी का मामला टाला जाएगा, क्योंकि वयनाड से अभी एक तो खाली कर देंगे, जी तो वयनाड वैकेंसी होगी तो वहां से हो सकता है प्रियंका को लड़वा के फिर उन्हीं को एलओपी बना दे। कुड बी। ये भी हो लेकिन सकता सर, चलते चलते मैं एक कमेंट जरूर करना चाहूंगा। जो एक इकोसिस्टम और जो विपक्ष है, पहले तो सोच रहा था कि मोदी को कुर्सी से हटाएं और वहां पे कोई और बैठ जाए। कोई और कहने का मतलब, अगर राहुल की चांस बनते हैं तो ठीक है, वरना ममता, नीतीश, कोई भी बन जाए। वो नहीं हो पाया, तो वो अब इतने से ही संतुष्ट है कि मोदी का पावर थोड़ा कम हो गया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हो गया है, उसकी उम्मीद में खुश है कि शायद अब मोदी उस तरीके से डिक्टेटरशिप या जो ऑटोक्रेटिक बिहेवियर ये लोग आरोप लगाते थे, उस तरीके से नहीं कर पाए। अब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जिस तरीके मेजोरिटी मेजोरिटी होती है, जब आपके है। पार्टनर्स इसीलिए आपके तो साथ हैं। आप देख रहे हैं लगातार कांग्रेस नेता कहना शुरू कर दिया, भाई मिड टर्म पोल आ रहा जी है, एक जल्दी चलेगा नहीं, ये आ रहा है। ममता भी हाँ। कह ममता कह रहे तैयार हो जाओ अगले चुनाव, मतलब अरे चुनाव। ममता से आपने बड़ी अच्छी बात याद दिला दी। आज तो सागरिका घोष ने कहा कि मोदी को रिजाइन कर देना चाहिए। वो अभी डिप्टी लीडर बन गया राज्यसभा की। जी वो डेरिक ओब्रायन राज्यसभा के टीएमसी के लीडर हैं। डिप्टी लीडर सागरिका घोष है। जी जी और यहाँ पे लोकसभा में आपके सुदीप बंदोपाध्याय, वो है लीडर है पार्लियामेंट्री पार्टी, मतलब तृणमूल के। और काकोली जो है वो डिप्टी लीडर है। लेकिन बिल्कुल सागरिका का काफी रोल दिया जा रहा है। इसका जी मतलब राज्यसभा में काफी उनको ये करना पड़ेगा, इंटरवेंट करना पड़ेगा एज ऑपोजिशन। यानी ममता जी चाहती है कि इस बार एक ये अपोजिशन हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ कि आज उन्होंने मोदी का इस्तीफा भी मांग लिया। अभी तो मतलब कमाल है। आप तो जेपीसी की बात कर रहे थे, यहाँ उससे भी आगे जा चुका है मामला, इस्तीफा दे दो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा के लिए। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारी दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आई तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों पर अपनी निष्पक्ष कमेंट्री को लेकर के। नमस्कार।